बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बर यह है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा और वाइट लिस्ट में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप ये होता देख लेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में जो FATF के हवाले से बिल पास करवाए गए हैं मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के, वो इसकी बुनियादी वजह बनेंगे। ये 3 बिल नहायत ही अहम हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सज़ाएँ भी सख्त कर दी गई हैं और इसके अलावा एक मैकेनिज़्म भी बनाया गया है कि आइंदा कवायद किस तरह से बनाएंगे। एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी अब इन कवानीन के तहत। और बुनियादी तौर पर ये 3 बिल्स हैं, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल, और इनमें जो कमेटी बनेगी इन कवानीन के तहत उसमें DGMI और DGISI भी उस कमेटी में शामिल होंगे। मुशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना भी उस कमेटी को देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी होगी जो इन चीज़ों को देखेगी। अब एक और बात कि ये हुआ क्या, ये जो मुश्तरका इजलास था इसमें अगर देखा जाए तो नंबर्स तो ज़्यादा थे अपोजिशन के, लेकिन फिर हुकूमत किस तरह से कामयाब हो गई ये बिल पास करवाने में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें 38 लोग अपोजिशन के गायब कैसे हो गए, कम कैसे हो गए, कहाँ वो चले गए, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो फातिहाना तकरीर की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, उसमें उन्होंने क्या अहम बातें कही हैं और ये फातिहाना तकरीर किस तरह से है और APC का अब क्या होगा। फिर एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ का साथ छोड़ने की शर्त क्या रख दी है। उन्होंने वाज़े तौर पर इदारों को पैगाम दे दिया है कि जी मैं मियां नवाज शरीफ का साथ छोड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे आप ये चीज़ दे दें। वो क्या है। और बिलावल अब रियासत के ख़िलाफ़ क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब बातें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये FATF के हवाले से जो बिल पास हुए हैं ये 3 हैं, लेकिन कुल हुकूमत ने 8 बिल पास करवा लिए हैं। और इसमें जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि हुकूमत के लिए अब अपोजिशन कोई ख़तरा नहीं रही, इसलिए कि जब ये नज़र आ रहा है कि उनके नंबर ज़्यादा होते हुए भी वो बिल नहीं रुकवा सके। वो बिल जो सेनेट में 3 दफ़ा रुकवा चुके हैं, 3 बिल्स, तीनों बिल सेनेट में उन्होंने चूँकि उनकी मेजॉरिटी रुकवा ली, लेकिन मुश्तरका इजलास जब हुआ तो अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन बुरी तरह नाकाम हो गई। अच्छा, अब इसमें चूँकि लोग थे अपोजिशन के ज़्यादा और इनकी कुल तादाद बनती थी, यानी कौमी असम्बली के और सेनेट के मेंबर मिला के अपोजिशन के पास थे तकरीबन कोई 228 लोग थे। अब जो बिल पास हुए हैं, जो पहले जब ये हुआ, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि पहले बिल आया इस्लामाबाद के हवाले से वक्फ इमलाक बिल 2020। इस पर जब वोटिंग हुई तो हुकूमत के अरकान की तादाद नज़र आई इसके हक़ में बिल के 200, जबकि हुकूमत के कुल लोग हैं 216 के करीब, तो 16 इनमें कम थे, तो बहरहाल 200 थे। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो मुखालफत में वोट आए वो थे 190, जबकि उनकी तादाद कुल है 228 की। अब ये 38 लोग किधर गायब हो गए, कहाँ चले गए? ये ज़मीर की आवाज़ थी या वही हुआ जो सेनेट में हुआ था कि जो कौमी मफाद के लिए चुके काम था। मैंने इस तरह बताया कि ये जो बिल पास हुए हैं FATF के, इन्हीं की बुनियाद पर पाकिस्तान इंशाल्लाह वाइट लिस्ट में आ जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, भारत की दुश्मनों की साजिशों के बावजूद। तो ये जो हमारे इदारे हैं उनका भी इसमें बड़ा किरदार है। और साथ बाज़ लोग देख रहे थे कि भाई ये तो सब कुछ जो कर रहे हैं, अब FATF का क्या मामला है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग जब करनी नहीं है अगर किसी ने, तो उसको खौफ क्या है इन बिल से। और लीडरशिप जो है वो अपने आप को बचाने के लिए लगी हुई है। जरदारी साहब अपने केसेस को बचाने के लिए, नवाज शरीफ साहब अपने केसेस को बचाने के लिए, मरीम का अपना मामला है। तो बहुत से लोगों ने ये सोचा इनमें ये जो 38 हैं कि भाई फिर हम इनका साथ क्यों दें, बस वो फिर आए ही नहीं। और ये वजह है कि मेजॉरिटी होते हुए भी अपोजिशन यहाँ पर नाकाम हो गई। अब इसीलिए इमरान खान को नज़र आ गया कि मेरे लिए अब कोई ख़तरा नहीं है। और चूँकि अब ये इकट्ठे होकर भी अगर ये काम नहीं कर सके तो फिर ये हुकूमत किस तरह से गिराएंगे। अब लोग इनके खुद नहीं आए 38, और अब ये इधर उधर देखेंगे कि जी ये हो गया वो हो गया। जबकि जब ये इजलास होना था तो
उस वक्त भी अपोजिशन से बातचीत चल रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके हवाले से एक चीज़ बता दूं कि ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, इसके मुताबिक 20 लाख या इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करने वालों को मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। हर चीज़ अब डॉक्यूमेंटेड होगी, बेनामी ट्रांजैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अपोजिशन का मौक़िफ़ ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो मुतल्लिक बिल हैं, इनमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी का कहा गया है, यानी बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको आप शामिल ना करें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप करेंगे। और नैब को मनी लॉन्ड्रिंग बिल में क्यों लाया जा रहा है? और फिर ये हुआ कि जी बिल ऐवान में लाने से पहले हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राब्ते भी चल रहे थे और तकरीबन बातचीत हो रही थी कि जी फ़रूक नसीम भी इसमें कॉन्फिडेंट थे कि जी मामला तय पा गए हैं, वो भी इसमें राब्तों में शामिल थे। लेकिन फिर जब ये बिल पेश हुए तो उस पर फिर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया और फिर खलबली मच गई कि भाई ये तो किसी तरह से एग्री कर रहे थे। ये वजह भी है कि इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो एग्री कर रहे थे, अब इनको क्या हो गया। और फिर उन्होंने सख्त बातें भी कही हैं अपने ख़िताब में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये कि अब हुकूमत के लिए एक और अहम चीज़ ये है कि एपीसी में अब इनके लिए कोई ख़तरा नहीं है, एपीसी कुछ नहीं करेगी। शेख रशीद साहब ने मेरे भी प्रोग्राम में बात कही है कि जी जल्द से जुलूस ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, कोई बड़ा काम ये इस तरह का नहीं करेंगे, इसलिए कि ये कर भी नहीं सकते। और शीन लीग तो बनेगी बनेगी, उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इमरान खान साहब की स्पीच की तरफ, और इस के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसमें यह है कि इमरान खान ने कहा कि जी एक तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है, जो पूरी दुनिया में सराही जा रही है वबा के हवाले से, इस पर अपोजिशन हमारी तारीफ़ करेगी। और जो कौमी मफाद में हमने FATF के बिल पास किए हैं, इंसदादी दहशतगर्दी के बिल पास किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए बिल पास किए हैं, इस पर हमारी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह का रवैया अपोजिशन ने अपनाया है, इससे तो साबित हो गया कि अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात मुतसादिम नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन कुछ चाहती है जबकि पाकिस्तान के मफाद तो किसी और चीज़ में है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम ये लगाया कि अपोजिशन ने FATF के हवाले से कानून साजी पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की हर मुमकिन कोशिश की, और FATF के हवाले से जो कानून साजी हुई है, सबको पता होना चाहिए कि FATF की ग्रे लिस्ट में हमारी हुकूमत में हम नहीं आए। ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये होता, अगर ये बिल पास ना होते ब्लैक लिस्ट हो सकते थे कि मुल्क पर पाबंदियां लग जाती और इसके नतीजे में हमारी इंपोर्ट्स इतनी महंगी हो जाती, बड़ा मसला बन जाता, डॉलर कहीं का कहीं चला जाता। और इमरान खान ने कहा कि जी हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह दुनिया सराह रही है कि जी पाकिस्तान से सीखा जाए, जिस तरह से इस वबा के हवाले से काम किया है, तो उस पर ये लोग तारीफ़ करेंगे हुकूमत की। लेकिन आज के रवैये के बाद अपोजिशन की लीडरशिप के बारे में इनके खदशात को तक़वियत मिली है कि मैं ठीक कहता था, ये अपना बचाव करना चाहते हैं, अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं, और ये कि जी पाकिस्तान का मफाद ये है कि चोरी शुदा पैसा वापस लाया जाए। लेकिन अपोजिशन वाले अपना पैसा बचाने में लगे हुए हैं। अपोजिशन से जवाब मांगे तो कहते हैं कि जी सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अब हम अपोजिशन से हर तरह के कंप्रोमाइज़, ये बड़ी स्टेटमेंट है कि हम अपोजिशन से हर तरह के कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन पर कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करेंगे। और अब ये जो मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का, इसमें इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर हुआ। अब इसमें जो अहम तरीन चीज़ है, तो मैंने 20 लाख का आपको बताया, इसके अलावा बिल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद को 10 साल तक कैद और 2.5 करोड़ जुर्माना हो सकेगा, और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद की अमलाक भी जब्त की जा सकेंगी। अब इनकी अमलाक भी जब्त हो सकेंगी, मलकियत में जो जो चीज़ें होंगी। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कानूनी फर्म का डायरेक्टर, अफसर या मुलाजिम भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो, उसे भी 10 साल तक कैद हो सकेगी। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बनने के बाद 30 दिन में मंजूर शुदा बिल के मुताबिक हुकूमत कौमी मजलिस आमला तश्कील देगी। बिल के मुताबिक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साल में 2 इजलास मुनक़िद होंगे। कमेटी में लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में माली मुआवनत की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी भी तश्कील दी जाएगी। FATF की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में माली मुआवनत की रोकथाम के लिए सिफारिशात वज़ा की जाएंगी। 12 रुकनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना होगा। DGISI और DG मिलिट्री ऑपरेशन भी कमेटी के रुकन होंगे। ये बहुत ही अहम चीज़ है। और मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इंज़बाती अथॉरिटी भी बनेगी। सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में एक जनरल कमेटी भी बनेगी जो 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम FATF की शराइत की रोशनी में ये सब कुछ किया गया है। अब ये सब दिखाया जाएगा FATF के इजलास में कि देखें ये सब कुछ हमने कर लिया है। और
अब अदालत जो है वो तफ्तीश अफसर को दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े की माली मुआवनती तहकीकात के लिए 60 रोज़ दे सकेगी कि आप उसकी तफ्तीश करें, और दहशतगर्दी के लिए सरमाया और दीगर सहूलियात की फराहमी और मुआवनत की छानबीन भी की जाएगी। तफ्तीशी अफसर के पास कंप्यूटर जब्त करने का इख्तियार भी होगा। अदालत 60 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल ना होने पर मज़ीद तौसीह दे सकेगी। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत नई तरमीम के निफाज के लिए कवायद बनाएगी। नई तरामीम का इतलाक़ राइज किसी भी दूसरे कानून से मुतसादिम नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है मुबैना तौर पर, और अमरीकी रिपोर्ट ये कहती है अगर हम यही रोक लें तो हमें कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसलिए ये सज़ाएँ सख्त कर दी गई हैं, ख़ास इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब देखिए कि ये हुकूमत ने जब ये बिल पेश किए तो पहला था वक्फ इमलाक बिल 2020। जब ये पास हो गया और 200 लोगों ने वोट दे दिया और 190 मुखालफत में आए, तो अपोजिशन परेशान हो गई कि हमारे 190 लोग हैं, हमारे 228 होने चाहिए थे, और हुकूमत ने बिल पास करा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें मौका दिया जाए, हम तरमीम, जब उसके बाद ये FATF के वाले से बिल आ रहे थे तो फिर ये नुक्ता उठाया गया कि जिसकी तरमीम है सिर्फ वो बोल सकता है। कभी कहा गया जी बिलावल बोलना चाहते हैं, शोर मचा दिया गया। फिर कहा अच्छा जी फिर शहबाज शरीफ को बोलने दिया जाए, अपोजिशन लीडर को। फिर यही बात पॉइंट आउट की गई कि जी जो तरमीम ला रहा है सिर्फ वही बोल सकता है। फिर शाहिद खान अब्बासी की बारी आई, उनके जी मैं तरमीम ला रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा जी तरमीम कौन सी, किस तरह हाउस चल रहा है। तो असल हुआ ये कि जब उन्होंने देख लिया कि इनके लोग कम हैं, इन्होंने दोबारा गिनती करवाने का भी कहा। जब एक दफ़ा हो गई शिकस्त, इनको नज़र आ गई इबरतनाक, ये सब परेशान हो गए क्या हो गया है, और उसके बाद फिर इन्होंने वॉकआउट कर दिया। और हुकूमत ने 3 तो ये बिल थे, इसके अलावा और 5 बिल भी, कुल मिलाकर 8 बिल पास करवा लिए। अब ये देखिए कि इसके बाद अपोजिशन ने कहा है कि जी हम मुस्तरद करते हैं ये सारी कार्रवाई। जाकर अलग बैठ गए, अपना एक अलग इजलास बुला लिया। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ये जमहूरी दौर में अवामी मफाद की हिफाजत करने वालों को सराहा जाता है, यहाँ तो बर्बादी हो रही है, और अब किसी को बग़ैर वजह बताए गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और ये अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और ये सब कुछ। अब ये देखिए कि ये भी बात सामने आई कि जी अपोजिशन जो है, इमरान खान साहब ने जब ये कहा अपनी तकरीर में कि जी अपोजिशन की जानिब से नैब कानून में 34 तरामीम की तजवीज़ दी गई। 34 तरामीम नैब कानून में। इसका मकसद वो कहते हैं ये था कि जी अपनी करप्शन बचा लें और नैब को जो है ना हम दफन नहीं करते। तो इससे पता लग रहा है कि ये सारा कुछ चाह रहे थे, ये NRO चाह रहे थे। ये कहते थे जी नैब में 34 तरामीम ले आएँ, फिर हम ये FATF के बिल पास करेंगे। तो इमरान खान साहब इस बारे में भी बड़े गुस्से में थे और अपनी तकरीर में उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार कर दिया कि ये सारा हम पर दबाव डाल रहे थे NRO के लिए कि जी नैब को बंद कर दें, 34 तरामीम करवा दें और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, फिर हम आपका साथ देंगे। अच्छा, जो मुश्तरका अपोजिशन है उसने जब इजलास किया है तो उसमें शहबाज शरीफ ने कहा जी अब तो बग़ैर वजह के किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकेगा। बिलावल ने बड़ी ख़ास बात कही। बिलावल ने कहा जी कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो है अदम एतमाद का, वही -1 के इमरान खान को हटाया जाए। लेकिन जब आप बिल पर ये नहीं हो सका आपके, तो अब इमरान खान को हटाने के लिए किस तरह से करेंगे। बहरहाल अब वो कहते हैं जी हम फिर भी APC का इजलास होगा और उसमें हम कुछ करके दिखाएँगे। होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। आखिर में मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा एक प्लान तैयार कर लिया है, और वो प्लान कुछ इस तरह का है कि एक बड़ा ख़ास इजलास हुआ और उसमें वो पंजाब का रोना रोते जी ये हो रहा है वो हो रहा है। असल में अंदर खाते वो ये पैगाम दे रहे हैं मुक़्तदर हलकों को कि जी पंजाब में बस मुझे हुकूमत दे दें, छोड़ें आप सेंटर में हुकूमत के वज़ीर आज़म बनना। और शहबाज शरीफ कहता है जी मैं वज़ीर आज़म नहीं, वो कहते हैं पंजाब का मुझे वज़ीर आला लगवा दें किसी तरह से, मैं नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने को तैयार हूँ, फिर मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा, मरियम को भी, मियाँ नवाज़ शरीफ को भी, बस छोड़ दें फिर आप। यही वो बात है जो शेख रशीद कह रहे हैं शीन लीग की, कि शीन लीग बन के रहेगी, शीन लीग बन के रहेगी। अब वो शीन लीग ने बनना है, हर सूरत बनना है। अगर शेख रशीद साहब कह रहे हैं तो फिर क्या किस शर्त पर वो बनने जा रही है कि पंजाब में उनको कुछ मिलना है या नहीं मिलना। शहबाज शरीफ साहब तो यही कह रहे हैं कि जी पंजाब में हुकूमत दे दें, फिर मैं अपने भाई साहब को भी छोड़ दूँगा, उनका साथ छोड़ दूँगा और बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त ताबेदारी करूँगा। बिलावल इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं कि अब इस नाकामी के बाद ये अपोजिशन की चुके, पहले सेनेट में देख लिया आपने नाकामी, धरने में भी देख लिया नाकामी, उससे पहले भी जितने इजलास हुए उसमें भी नाकामी और एक्सपोज होते चले गए, पहले भी जो APC बुलाई उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो अब बिलावल ने कह दिया है कि जी भुट्टो ख़ानदान के जितने लोग भी मारे गए, मुर्ज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
ये सब रियासत ने मरवाए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अब ये रियासत के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं, उसकी वजह यह है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मुर्तज़ा भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के भाई, उनका जब कत्ल हुआ तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थीं और बेनज़ीर की वालदा नुसरत भुट्टो ने बोलना छोड़ दिया था बेनज़ीर भुट्टो से कि जी ज़रदारी ने, आसिफ ज़रदारी ने मरवाया है मेरे बेटे को और तुम उसका साथ दे रही हो। और वो कहती थी कि ये ज़रदारी कातिल है मेरे बेटे का और तुम्हारे भाई का कातिल और तुम बोलती नहीं। फिर गुनवा भुट्टो जो बेवा है मुर्तज़ा भुट्टो की, वो आज तक कहती हैं कि ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी कातिल हैं। फ़ातिमा भुट्टो जो बेटी हैं गुनवा भुट्टो की, मुर्तज़ा भुट्टो की, फ़ातिमा भुट्टो भी ये कहती हैं जी कि आसिफ अली ज़रदारी कातिल हैं। तो ये भी चीज़ें बिलावल को देखनी चाहिए कि उनके अपने ख़ानदान के लोग क्या कह रहे हैं कि किसने उनके लोगों को मरवाया, और नुसरत भुट्टो साहिबा का क्या कहना था, उनकी नानी का। तो ये चीज़ें भी उनको ज़हन में रखनी चाहिए जब वो रियासत पर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो बहरहाल अब नज़र ये आ रहा है कि उन्होंने भी महाज़रे का रास्ता चुन लिया है मरियम साहिबा की तरह। वो पहले ही इदारों के ख़िलाफ़ अब बोलना दोबारा से शुरू हो गई हैं, तो बिलावल ने भी वही रास्ता अपना लिया है। लेकिन इससे मरियम भी कुछ हासिल नहीं कर सकें और बिलावल भी कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।